15 अगस्त की रात नेहरू स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं। भारत आज़ाद हो चुका था। पड़ोसी देश पाकिस्तान इससे एक दिन पहले ही अपनी आज़ादी की घोषणा कर चुका था। वॉयसरॉय माउंटबैटन यहाँ भी थे और वहाँ भी। यूं तो माउंटबैटन जिन्ना और नेहरू से मुस्कुराकर बात कर रहे थे, लेकिन माउंटबैटन के मन में बार बार दिल्ली में वॉयसरॉय ऑफिस के एक लॉकर का ख्याल आ रहा था। वैसे तो लॉकर में बंद होने से ही चीज़ की अहमियत बढ़ जाती है, लेकिन इस लॉकर में बंद चीज़ से ये फैसला तक होना था कि वो लॉकर कहाँ जाएगा, भारत में कि पाकिस्तान में। हम बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के उस नक्शे की जिसके तहत दोनों देशों की सीमा तय होनी थी। अब सवाल उठता है कि 15 तारीख को क्यों नहीं दिखाया गया नक्शा। इसका एक कारण तो ये था कि अंग्रेज बहादुर नहीं चाहता था कि इतने बड़े जश्न में खलल पड़े। जश्न हमारी आज़ादी का नहीं, उसके यहाँ से बच के अपनी खाल बचा के जाने का, कि अपना बक्सा समेट के अब चल रहे हैं वापस, अपने को इसके अंदर कोई टेंशन नहीं चाहिए। दुनिया को ये भी दिखाना था कि देखो हमारी महानता, आज़ादी दे रहे हैं हम इनको, और अभी नक्शा खोल देते अगर वो इसी मौके पे, तो हंगामा होकर रहता। पूरे देश में बंटवारे के जख्म जिंदा थे, लेकिन सबसे बड़ी चिंता थी बंगाल और पंजाब के वो सूबे जिनका बंटवारा होना था। दो ही जगह बंटवारा हुआ, पंजाब का हुआ और बंगाल का। सीमा पर मौजूद ये लोग हैरान परेशान थे कि कौन कहाँ जाएगा। धर्म और ज़मीन आपस में घुलती जा रही थी। डर था कि इस हिस्से में रह गए तो क्या सुलूक होगा, या उस हिस्से में चले गए तो क्या होगा। पंजाब का गुरदासपुर जिला, यहाँ मुसलमानों की अच्छी खासी जनसंख्या थी। ऐसा ही कुछ फिरोजपुर में भी था। पाकिस्तान को लग रहा था कि ये दोनों उसके हिस्से में आएंगे। 17 को नक्शा खुला, सब हक के बक्के। एक तहसील को छोड़कर पूरा गुरदासपुर भारत के हिस्से में था, और ये सब मुमकिन हुआ था एक शख्स के चलते। अपने ज़माने के धुरंधर वकील, लाहौर में जिनकी तूती बोलती थी, और इन्होंने ही कश्मीर के भारत में विलय में बड़ी खास भूमिका निभाई थी। कौन थे ये शख्स और कैसे आया गुरदासपुर भारत के हिस्से में, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 4 जनवरी है और आज की तारीख का संबंध है भारतीय सुप्रीम कोर्ट के तीसरे चीफ जस्टिस से। तीसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। जिन शख्स की हम बात कर रहे हैं उनका नाम था मेहरचंद महाजन। पहले जान लीजिए कि आज की तारीख से इनका ताल्लुक क्या था। आज के दिन यानी 4 जनवरी को इन्हें सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया था, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत में संपत्ति के अधिकार पर जस्टिस महाजन ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था, जिसके चलते आगे जाकर संसद को संविधान में चौथा संशोधन भी करना पड़ा था। 1 साल से भी कम चले टेन्योर के बाद जस्टिस महाजन रिटायर हो गए थे। जस्टिस महाजन की कहानी का असल दिलचस्प पहलू आज़ादी से पहले आ जाता है। हिमाचल के कांगड़ा जिले में इनकी पैदाइश हुई। पिता धर्मशाला के नामी वकील थे, सो मेहरचंद ने भी वही रास्ता पकड़ा। 1912 में LLB की डिग्री लेते हैं और फिर धर्मशाला में ही प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। अगले 4 साल गुरदासपुर में बिताते हैं, जहां वकील के तौर पर इनका खूब नाम हुआ, और आगे प्रैक्टिस के लिए ये लाहौर गए। वहां जाकर वो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने और फिर पंजाब हाईकोर्ट के जस्टिस भी हो गए। भारत के बंटवारे के दौरान जस्टिस महाजन को एक बड़ा जिम्मा सौंपा गया। 17 अगस्त के एपिसोड में हमने आपको इस बारे में बताया था बड़ी तफसील से। 3 जून को पाकिस्तान बनने की आधिकारिक घोषणा हुई। मेन सवाल था पंजाब और बंगाल के बंटवारे का। वॉयसरॉय माउंटबैटन ने 2 ऑप्शंस पेश किए। पहला कि यूएन से एक एक्सपर्ट पैनल को बुलाकर यह जिम्मेदारी दी जाए। नेहरू इसके लिए राजी नहीं हुए। कहा कि यूएन इन्वॉल्व होता तो मामला और खिंच जाता। जी हाँ, नेहरू ने ऐसा भी किया था कि कोई मुद्दा आया और उसे यूएन को नहीं दिया। दूसरा ऑप्शन जिन्ना का आइडिया था। 23 जून के रोज जिन्ना ने वॉयसरॉय से कहा कि बाउंड्री कमीशन के लिए हाउस ऑफ लॉर्ड्स के 3 मेंबर बुला लिए जाएं, ब्रिटेन की राज्यसभा। लेकिन बूढ़े हुजूर जुलाई में भारत की गर्मी सहन कर नहीं पाते। हाउस ऑफ लॉर्ड्स वहाँ पे उम्रदराज लोग ही जाते हैं अपनी राज्यसभा की तरह, इसलिए ये आइडिया भी ड्रॉप करना पड़ा कि उनसे झेली नहीं जाएगी, और वैसे भी ये नॉर्दर्न प्लेन्स में होना था और उस तरफ बंगाल में भी गर्मी होती। तब लंदन के बड़े वकील रैडक्लिफ को बाउंड्री कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारत के वॉयसरॉय माउंटबैटन से बातचीत के बाद रैडक्लिफ अपने काम पर लग गए। इस काम को पूरा करने के लिए 2 बाउंड्री कमीशन बनाए गए, पहला पंजाब और दूसरा बंगाल के लिए, जहां जहां होना था। दोनों कमीशन की अध्यक्षता रैडक्लिफ को करनी थी। इसके अलावा कांग्रेस और मुस्लिम लीग से 2 सदस्य इस कमीशन का हिस्सा हुए। बंगाल के बाउंड्री कमीशन में मुस्लिम लीग की तरफ से अबू सहेल, मोहम्मद अकरम और एस ए रहमान, वही जस्टिस CC बिस्वास और BK मुखर्जी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। पंजाब का बंटवारा कमीशन जो बना था उसमें कांग्रेस की तरफ से थे जस्टिस मेहरचंद महाजन और तेजा सिंह। कांग्रेस ने पूरा दिमाग लगा के वकीलों को रखा था अपने पैनल में।
मुस्लिम लीग के दीन मोहम्मद और मुनीर साहब को भी इस कमीशन में भेजा गया था। साथ ही रैटक्लिफ अपने निजी सचिव क्रिस्टोफर बियोमोंट की मदद भी ले रहे थे। रैटक्लिफ के पास ज़्यादा दिन थे नहीं, इतने बड़े एरिया का दौरा करना मुश्किल था, वो भी इतने कम टाइम में। इसलिए बाउंड्री इस बात पर तय होनी थी कि पुराना नक्शा क्या कहता है और किस एरिया में किसकी आबादी कितनी है हिस्टोरिकली। पंजाब के अधिकतर हिस्से का फैसला ऑब्वियसली हो चुका था, लेकिन मामला अटका गुरदासपुर और फिरोजपुर पर। गुरदासपुर में 4 तहसीलें थीं। 1941 के सेंसस के हिसाब से बटाला तहसील में 55% मुसलमान थे, गुरदासपुर तहसील में 52%, शकरगढ़ में 51% और पठानकोट में 40%। इसके अलावा फिरोजपुर का भी यही मसला था। फिरोजपुर और जीरा तहसीलों में मुस्लिम आबादी क्रमशः 55 और 65% थी। अब कुछ दावे ऐसे हैं जिनके मुताबिक शुरुआत में रैटक्लिफ की मंशा गुरदासपुर और फिरोजपुर को पाकिस्तान के हिस्से में देने की थी और लाहौर को भारत के हिस्से में। वेस्ट पंजाब के गवर्नर सर फ्रांसिस मूडी ने दावा किया था कि 8 अगस्त को उन्हें एक नक्शा मिला जो उन्हें माउंटबेटन के सचिव ने भेजा था। इसके अनुसार फिरोजपुर और जीरा को वेस्ट पंजाब यानी पाकिस्तान के हिस्से में दिखाया गया था। बाद में पाकिस्तान के विदेश मंत्री जफरुल्लाह खान ने यह मसला यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी उठाया। तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ नोल बेकर से इस मामले में तहकीकात करने को कहा था। बेकर ने रैटक्लिफ से पूछा तो पता चला कि रैटक्लिफ ने जो नक्शा बनाकर दिया था उसमें माउंटबेटन ने कुछ चेंज करवाए थे। बाद में रैटक्लिफ के सेक्रेटरी क्रिस्टोफर बियोमोंट ने भी इस बात की तस्दीक की थी। एक थ्योरी यह है कि नेहरू से दोस्ती के चलते माउंटबेटन ने बंटवारे में भारत का पक्ष लिया, लेकिन कारण इतना ही नहीं था। यहां पर एंट्री होती है जस्टिस महाजन की। हमने बताया था कि वो बाउंड्री कमीशन का हिस्सा थे और भारत की तरफ से जिरह कर रहे थे। गुरदासपुर और फिरोजपुर के मामले में उन्होंने दलील दी कि रावी को बाउंड्री बनाया जाना चाहिए ताकि एक नेचुरल बाउंड्री बने। जस्टिस महाजन का गुरदासपुर से पुराना नाता रहा था, 4 साल यहां वकालत की थी। उन्होंने एक और दलील देते हुए कहा कि रावी कनाल का निर्माण 40,000 सिख फौजियों ने किया है, इसलिए इसका पंजाब के सिखों से खास नाता है। रैटक्लिफ को यह भी लग रहा था कि गुरदासपुर और फिरोजपुर पाकिस्तान के हिस्से में चला गया तो नक्शे की सुंदरता बिगड़ जाती है, एस्थेटिक्स। उन्होंने जस्टिस महाजन के आगे 2 ऑप्शंस रखे, या तो लाहौर रख लीजिए या तो गुरदासपुर रख लीजिए। जस्टिस महाजन ने गुरदासपुर और फिरोजपुर को चुना। एक कारण यह कि श्रीनगर तक जाने का एकमात्र रास्ता गुरदासपुर से होकर जाता था, जिसकी अहमियत अगले 4 महीने में समझ में आ गई सबको। दूसरा कारण था कि पंजाब तक सिंचाई नहरों का कंट्रोल, जिसका ऑपरेटिंग पॉइंट फिरोजपुर और गुरदासपुर में पड़ता था। श्रीनगर तक रास्ते के बारे में जस्टिस महाजन क्यों सोच रहे थे, ये एक सवाल हो सकता है, क्योंकि तब तक जम्मू कश्मीर को लेकर कोई फैसला तो हुआ नहीं था। यह समझने के लिए से 3 महीने पहले के घटनाक्रम पर चलते हैं। मई महीने में महाराजा हरि सिंह एक प्रधानमंत्री की तलाश में थे। प्रधानमंत्री जैसे भारत के सूबे में हुए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत, उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं, ये महाराज के प्रधानमंत्री हैं। सरदार पटेल से उनकी अच्छी दोस्ती थी उस वक्त तक, और पटेल ने उन्हें सुझाव दिया कि जस्टिस महाजन से संपर्क कीजिए, अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं आपके हिसाब से। राजा हरि सिंह को भी जम्मू कश्मीर के भविष्य को लेकर कोई कानून का जानकार चाहिए था कि लीगली कौन सी चीज़ साउंड होगी। इसीलिए उन्होंने महारानी तारा देवी, बेटे कर्ण सिंह और कैप्टन हरनाम सिंह को महाजन से मिलने भेजा। जस्टिस महाजन की तरह जम्मू कश्मीर की रानी तारा देवी भी कांगड़ा से आती थी और दोनों में काफ़ी पुरानी पहचान थी, इसलिए उन्हें ऑनवॉय बनाया गया। रानी तारा और जस्टिस महाजन की मुलाकात लाहौर के एक होटल में हुई। रानी ने जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री पद का प्रस्ताव देते हुए कहा जस्टिस महाजन से कि हरि सिंह उनसे मिलना चाहते हैं, महाराज खुद एक बार मिलना चाह रहे हैं आपसे। जस्टिस महाजन ने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया। तब हरि सिंह के बेटे कर्ण सिंह ने जस्टिस महाजन से पूछा था कि क्या हमारा राज्य इतना छोटा है कि उसके प्रधानमंत्री का पद भी आपकी शान से छोटा है। ये सुनकर जस्टिस महाजन हरि सिंह से मिलने को तैयार हुए। फिर उन्हें बाउंड्री कमीशन की जिम्मेदारी मिल गई और मुलाकात ये मटेरियलाइज हो नहीं पाई, जाके मिले नहीं। लेकिन कश्मीर का मुद्दा उनके मन में रहा और जब गुरदासपुर का सवाल आया तो उन्होंने कश्मीर के मसले को देखते हुए वहां तक का रास्ता खुला रखने की सोची कि अभी फैसला होना है कश्मीर का। कश्मीर के महाराज इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे हैं, कहीं भी नहीं जाना चाह रहे हैं, बट इन फ्यूचर अपने को सीधा लिंक चाहिए। अगर गुरदासपुर पाकिस्तान के हिस्से चला जाता तो भारत का लिंक कश्मीर से पूरी तरह टूट जाता। ये हम 1947 के स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, जो लैंड बाउंड्री चल रही है, जो एक्सेस के चैनल्स हैं वहां से, उस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है। 15 अगस्त के रोज जब भारत आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान को लग रहा था कि गुरदासपुर और फिरोजपुर उसके हिस्से में जाएगा, लेकिन 17 तारीख को पता चला कि गुरदासपुर की सिर्फ एक तहसील शकरगढ़ को पाकिस्तान में डाला गया और पठानकोट, गुरदासपुर, फिरोजपुर सब भारत के हिस्से में आए।
भारत में कश्मीर के विलय के बाद जस्टिस महाजन को जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और इस तरह वो जम्मू कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री बने। जस्टिस महाजन ने जम्मू कश्मीर का भारत में विलय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। नेहरू जब सेना भेजे ना भेजे की कश्मकश में थे तो एक बार के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को धमकी ही दे दी थी ऑलमोस्ट। तब उन्होंने कहा था कि शेख अब्दुल्ला को जो आपको ताकत देनी है वो दीजिए, लेकिन जल्द से जल्द श्रीनगर तक फौज भेजिए, वरना मैं जिन्ना के पास जाकर खुद बात करता हूँ। नेहरू इस बात से पहले तो बहुत नाराज हुए, लेकिन बाद में फौज भेजने के लिए राजी हुए और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। जस्टिस महाजन का जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यकाल बड़ा रोचक है। मौका मिला तो उसका किस्सा भी आपको कभी सुनाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगले तारीख के एपिसोड में अब आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए तारीख और पसंद करते रहिए। अगर आपको लगता है कि किसी सुधार की गुंजाइश है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताते भी रहिए। तारीख के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त पंकज ने। देखते रहिए दिल ऑन टॉप।